So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. चलिए एक बार आप सभी लोग मुझे बताएंगे हमने लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था। क्या हमारा लास्ट टॉपिक रिडंडेंट रिडंडेंट लिंक था। भागेश यस, एक बार बाकी लोग भी कंफर्म करेंगे क्या हमारा लास्ट टॉपिक रिडंडेंट लिंक था। ओके चलिए सो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं बेसिकली उसके आगे की कहानी। तो बेसिकली रिडंडेंट लिंक के बाद में अगर हम लोग मूव करें आगे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी हमें और चर्चा करने की जरूरत है। मान लीजिए अगर आपके मैकेनिज्म में इफ H is number of higher pair and FR is number of redundant degree of freedom, then degree of freedom can be written as, देखिए काफी टाइम हो गया इस क्लास को, ऑलमोस्ट 5-7 दिन हो गए थे। सो एक बार आप कंफर्म करेंगे, ये नहीं बताया ना मैंने, एक बार आप कंफर्म कर देंगे ये नहीं पढ़ाया ना अभी तक। ठीक है ठीक है। तो बेसिकली अगर हायर पेयर आपके पास में आ जाते हैं, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है, तो इक्वेशन कैसा आपको दिखाई देगा। सो इक्वेशन विल बी लाइक F इक्वल्स टू 3n-1 माइनस 2j माइनस 1h माइनस FR, जहां पर H नंबर ऑफ हायर पेयर है, FR रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्वेश्चन आता है कि सर ये पार्ट कैसे आया, इतना पार्ट मैंने आपको सिखा दिया था, ये पार्ट कैसे आया। ये देखिए आप, मान लीजिए आपके पास में, मान लीजिए बेटा आपके पास में एक स्मूथ सरफेस के ऊपर स्मूथ बॉल रखा गया है। अगर सब कुछ स्मूथ है तो ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हैं फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। तो जब आप इसे डिस्टर्ब करेंगे, मूव करवाएंगे, तो हमने देखा थोड़ी देर के बाद में कुछ ऐसे मूव कर गया। तो हमने देखा कि अगर ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसके अंदर वो कौन से पॉइंट्स है या किस तरह के वेरिएबल्स या किस तरह के मोशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आपने कहा पहले तो इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डेल एक्स। दूसरा, इसने यहां पर एक रोटेशन भी दिखाया है। सो आप उसे बोल सकते हैं डेल थीटा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी प्लेन के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है वो 3 हो सकता है मैक्सिमम। अगर आप देख रहे हैं इसके पास में अभी भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये जो पेयर फॉर्म हुआ है, इस पेयर ने इसका मतलब सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी भी प्लेन में मैक्सिमम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। स्टिल अगर आप देख पा रहे हैं कि इसके पास में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इट मींस दिस टाइप ऑफ पेयर ओनली रेस्ट्रिक्ट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर आप जे को ऑब्जर्व करें तो जे आपके पास में इस तरह के पेयर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ कर रहे हैं। इट मींस वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं।
तो जे अगर ऐसे पेयर है जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो आपने यहां पर लिखा -2j। एच कुछ इस तरह के पेयर है जो सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहां पर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप यहां पर यूज करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय एच। अगर एक ही हायर पेयर है तो टोटल एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करेगा। अगर 2 हायर पेयर है तो इस तरह के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करेगा, इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास -2। कहने का मतलब यह है कि जे में वो पेयर आते हैं जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, एच में वो पेयर आते हैं जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। सो बी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग काइनेमेटिक पेयर। तो जब भी आप लोअर पेयर या बाइनरी जॉइंट कैलकुलेट करेंगे उसको जे में रखेंगे, जब भी आप हायर पेयर कंसीडर करेंगे उसको एच में रखेंगे। देन व्हाट इज एफआर? एफआर इज एक्चुअली रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हिच मींस a motion which do not affect rest of the mechanism। अगर आपकी किसी भी लिंक के पास में, रिडंडेंट लिंक की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं यहां पर रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो अगर आपकी किसी भी लिंक के पास में कुछ इस तरह का मोशन है जो कि रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म, मतलब बची हुई मैकेनिज्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा हो, तो बेसिकली उस मोशन को आप क्या बोलने वाले हो यहां पर? रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड पर। मान लीजिए आपके पास में ये एक डिस्क है, इसके ऊपर आपने एक छोटा सा डिस्क और रख दिया, यहां पर एक और डिस्क है आपके पास, इसके ऊपर फिर से आपने एक छोटा सा डिस्क रख दिया, ये कनेक्ट कर दिया आपने इसको पिन से, यहां पर भी आपने इसको पिन से कनेक्ट कर दिया है। सो आप बोल रहे हैं कि सर यहां पर इसको सेंटर से कनेक्ट किया गया है और ये आपने पिन की मदद से फ्रेम के साथ कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये जो बड़ा वाला डिस्क है इसको एक इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करके आपने यहां से पिन से कनेक्ट किया है फ्रेम के ऊपर। सेम प्रॉब्लम आप यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, और इसको एक इसेंट्रिसिटी देकर साइड से आपने इसको क्या कर दिया? पिन कर दिया। जो पॉइंट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि सर दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहे हैं, पर एक बार मैं कंसीडर कर रहा हूं फ्रिक्शन। यहां पर फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू 0 है, बट फॉर द सेम प्रॉब्लम यहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूं फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0। इट मींस जो सरफेस रही होगी वो कैसी रही होगी? स्मूथ सरफेस। जो सरफेस रही होगी वो कैसी रही होगी? यहाँ पर स्मूथ सरफेस रही होगी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि दोनों क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो पहले क्वेश्चन के अंदर फ्रिक्शन 0 के बराबर नहीं है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर फ्रिक्शन 0 है, मतलब दूसरे क्वेश्चन में स्मूथ सरफेसेस आप यूज कर रहे हो, फर्स्ट सरफेस के अंदर स्मूथ सरफेसेस आप यूज नहीं कर रहे हो। जस्ट इमेजिन अगर इस केस के अंदर ये सरफेस स्मूथ नहीं होती, यहां पर फ्रिक्शन होता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता? अगर यहाँ फ्रिक्शन होता और उसके बाद में मैं इसे रोल करवाता, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इस बात को। अगर मान लीजिए मेरे पास में ये एक डिस्क है और ये सरफेस है, अगर सरफेस के ऊपर सफिशिएंट फ्रिक्शन है तो ये देखिए ये रोल कर रहा है और ये रोल करता हुआ आगे चला गया। तो मैंने कहा कि जब इसने 360 डिग्री 2 पाई एंगल कवर किया तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? आपने बोला सर इसने अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर कर ली होगी। जब मैं इसको 2 पाई एंगल पर रोटेट कर रहा हूं तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? आपने बोला सर इसने अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो पहला पॉइंट आपको ये बात समझ में आ गई कि ये डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो उस एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, एक ही इंडिपेंडेंट है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 1। तो फ्रिक्शन के आते ही यहां पर सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है, मतलब इसको आप फिर हायर पेयर में कंसीडर नहीं कर सकते, इसको आपको फिर लोअर पेयर में कंसीडर करना पड़ेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है उस कंडीशन में जब ये रोटेट करेगा तो ये स्लिप हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, फिर रोटेट करेगा फिर स्लिप हो जाएगा, फिर रोटेट करेगा फिर स्लिप हो जाएगा। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर इसने मान लीजिए 360 डिग्री एंगल कवर कर लिया, पर मैं श्योर नहीं हूं कि इसने अभी भी 2 पाई आर डिस्टेंस कवर की होगी या नहीं की होगी। क्यों श्योर नहीं हूं? क्योंकि ऐसी कंडीशन में वहां पर स्लिप हुआ होगा, और स्लिप हुआ होगा तो आप बता नहीं सकते कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। सो पॉइंट इज कि जब फ्रिक्शन है तो वो लोअर पेयर की तरह बिहेव कर रहा है, जब फ्रिक्शन नहीं है तो वो हायर पेयर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये छोटा सा लॉजिक जो है आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ लिंक काउंट करेंगे, अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ लिंक काउंट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास में 1 नंबर लिंक, ये बनेगा आपके पास में 2 नंबर लिंक, ये छोटा वाला डिस्क बनेगा आपके पास 3 नंबर लिंक,
ये बड़ा वाला डिस्क बनेगा आपके पास में 4 नंबर लिंक, और ये अगेन फ्रेम बनेगा आपके पास में 1 नंबर लिंक। सो आपने बोल दिया सर नंबर ऑफ लिंक n इक्वल्स टू 4। नंबर ऑफ जॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो 1 और 2 पिन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे बोला जाएगा J1। ये पिन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोला जाएगा J2। ये पिन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोला जाएगा J3। यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट पर आपको फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है। जब फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है तो स्मूथ सरफेस तो है नहीं, रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट नहीं बनाती है, इसलिए इसको भी आप लोअर पेयर मतलब J4 कंसीडर करेंगे। सो n बराबर 4 एंड J बराबर 4, सो इट मींस F इक्वल्स टू 3 n minus 1 minus 2J। सो फाइनली यहां से आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ द सिमिलर केस जहां पर फ्रिक्शन आपके पास में अवेलेबल नहीं है, in this case if we calculate number of link which is first link, now second link, third link and fourth link, so number of link equals to 4. You can consider as this link as a frame, so again number of link is 4. Number of joint 1 and 2 J1, for 2 and 3 J2, for 1 and 4 J3, and at this contact you can clearly observe that at this contact there is no friction. If there is no friction, it means these both surfaces should be smooth surfaces. For smooth surface के लिए आपको क्या बोला गया है कि जब सरफेस स्मूथ होगा तो यहाँ पर सरफेस स्मूथ होने की वजह से दो टाइप का मोशन आपको देखने को मिलेंगे, दो इंडिपेंडेंट मोशन आपको देखने को मिलेंगे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे मोशन को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए। सो वी कैन डायरेक्टली से दैट दिस विल बी अ हायर पेयर, ये एक हायर पेयर होने वाला है। तो आपने बोल दिया सर नंबर ऑफ जॉइंट इस बार 3 ही होगा। क्यों होगा 3? क्योंकि एक आपके पास में हायर पेयर होने वाला है। जैसे फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक और नई चीज पिक्चर में आने वाली है। क्या? अगर फ्रिक्शन नहीं है तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे कितना भी रोटेट करूं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, ऐसे कंडीशन में अगर मैं इसको कितना भी रोटेट करूं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, ऐसे में अगर मैं इसे कितना भी रोटेट करूं, इस बड़े वाले डिस्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, ऐसी कंडीशन में मैं इसे कितना भी रोटेट करूं, इस बड़े वाले डिस्क के ऊपर किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इस बड़े वाले डिस्क पर अगर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस बड़े वाले डिस्क पर अगर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम बोलेंगे बड़े वाले डिस्क, ये जो छोटे वाले डिस्क है, इसके पास में एक ऐसा मोशन है जिसका बची हुई मैकेनिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे हम बोलते हैं रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो छोटा वाला डिस्क है इसको आप कितना भी घुमाओ, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप बोलेंगे सर बाकी बची हुई मैकेनिज्म के ऊपर इसका कोई इफेक्ट हमें देखने को ही नहीं मिल रहा। बची हुई मैकेनिज्म पर अगर इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है तो हम बड़ी आसानी से ये बोल सकते हैं कि सर इसके पास जो मोशन है उस मोशन को रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाएगा। एक ऐसा मोशन जो रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म पर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं डालता हो, एक ऐसा मोशन जो रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म पर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं डालता हो, उसे बोला जाता है रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक नंबर 3 को आप कितना भी रोटेट करें, 4 नंबर पर और 2 नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, 4 नंबर पर और 2 नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे कि आपके पास में यहाँ पर एक एफआर भी है। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आएगा, सर लिंक नंबर 4 जो है उसको भी रोटेट कर लो। बेटा लिंक नंबर 4 को एक इसेंट्रिसिटी दी गई है, अगर आप लिंक नंबर 4 को रोटेट करेंगे तो 2 नंबर ऐसा ऑसिलेट करेगा, सो इफेक्ट पड़ेगा उसके रोटेशन का, सो आप उसे एफआर कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर F इक्वल्स टू 3n minus 1 minus 2J minus 1H minus FR, तो आपके पास में ये बन जाएगा 3 4 minus 1 3 4 minus 1 minus 2J minus 1H minus FR। तो यहां से भी जो F आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहां से भी जो F आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो डाउट पूछिए, अगर क्लियर हो गया तो एक बार क्लियर लिख दीजिए जल्दी से। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो डाउट पूछिए, अगर क्लियर हो गया तो क्लियर लिख दीजिए जल्दी से। ओके क्लियर। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल दिल खोल के पूछिए, अगर डाउट आप नहीं पूछेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा आपको कभी भी। चलिए क्लियर हो गया इसका मतलब।
अच्छा, आप सभी लोगों ने मैथ्स की क्लास की थी यूट्यूब पर जो हुई थी? आज फिर से क्लास है, पता है ना, मंडे से थर्सडे क्लास रहती है वो। सो आई होप कुछ नए क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। आज फिर कुछ और नए क्वेश्चंस आप देखोगे उसके अंदर। चलिए, सो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर। अच्छा, एक पॉइंट और मुझे बता दो, किसी मैकेनिज्म में अगर स्लाइडर होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करते हैं, ये पढ़ा दिया ना मैंने। स्लाइडर वाला एग्जांपल करवा दिया ना, जिसके अंदर स्लाइडर था। एक बार बताएंगे सभी लोग? स्लाइडर बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करवाया नहीं करवाया? ऐसा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना सिखाया नहीं सिखाया? क्योंकि अब 5-7 दिन हो गए ना, तो हो सकता है कि, ठीक है, तो आगे मूव करने से पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरह का केस आ गया हो। अब आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत ही मुश्किल केस है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये बिल्कुल भी मुश्किल केस नहीं है। आपको यहाँ पर सबसे पहले फ्रेम को 1 नंबर मानना है, यहां से यहां तक 2 नंबर लिंक, यहां से यहां तक 3 नंबर लिंक, और ये स्लाइडर जो है ये भी एक लिंक होता है, इसको बोला जाएगा 4 नंबर लिंक। क्लियर है? सो आपने बोल दिया नंबर ऑफ लिंक n इक्वल्स टू 4। नंबर ऑफ जॉइंट या नंबर ऑफ लोअर पेयर, देखो एक और दो पिन से कनेक्टेड है, इसे बोलते हैं रेवोल्यूट पेयर। रेवोल्यूट पेयर आपका जॉइंट है, इसे बाइनरी जॉइंट भी मान सकते हो, लोअर पेयर भी मान सकते हो। J1 आपने इसको बोल दिया। 2 और 3 पिन से कनेक्टेड है, रेवोल्यूट पेयर है, इसको भी आप लोअर पेयर या जॉइंट मान सकते हो, J2। 3 और 4 के साथ में भी सेम कहानी, इसे भी आप J3 मान सकते हो। अब देखिए ये जो पेयर बन रहा है यहाँ पर 1 और 4 के बीच में, अब देखिए 1 और 4 के बीच में किस तरह का मोशन हो सकता है? सर 1 और 4 के बीच में स्लाइडिंग हो सकती है। सो वो काइनेमेटिक पेयर जहां पर स्लाइडिंग हो सकती है या सिर्फ स्लाइडिंग हो सकती है, उसे बोला जाता है प्रिज्मेटिक पेयर। उसे आप क्या बोलने वाले हैं? प्रिज्मेटिक पेयर। सो क्लियरली आप बोल सकते हैं सर ये तो प्रिज्मेटिक पेयर है, और प्रिज्मेटिक पेयर लोअर पेयर होता है, तो उसे भी आप जॉइंट के अंदर काउंट करेंगे, तो ये आपके पास में आ गया एक J4। सो n बराबर 4, J बराबर 4। ऐसी कंडीशन में अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे, F इक्वल्स टू 3, 4 माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4। सो F इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 1। बोले बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो स्लाइडर आ जाए तो वहां पर एक प्रिज्मेटिक पेयर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है, घबराना नहीं है। स्लाइडर आ जाए तो बेटा वहां पर एक प्रिज्मेटिक पेयर आ जाएगा। ओके क्लियर, चलिए वेरी गुड। सो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम 4 बार लिंकेज को सेपरेटली कंसीडर कर रहे हैं। 4 बार लिंकेज। देखिए सबसे पहले तो एक 4 बार चेन बनाता हूं मैं। कैसी होती है एक 4 बार चेन? ये आपका लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 3 है, और ये लिंक नंबर 4। अगर इस एक नंबर लिंक को हम फिक्स कर दें, तो इसे बोला जाएगा फिक्स्ड लिंक और फ्रेम। इसे आप क्या बोलने वाले हो? फिक्स्ड लिंक और फ्रेम। अगर इस 2 नंबर लिंक को हम इनपुट देने वाले हैं, तो इसको बोला जाएगा इनपुट लिंक। जब बेटा आप 2 नंबर को मूव करवाओगे, तो 2 नंबर के पास जो इनपुट होगा उसको 3 नंबर आगे लेके जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है फ्लोटिंग लिंक। फ्लोटिंग लिंक, और इसको आप कपलर भी बोल देते हो। और ये बेसिकली 3 नंबर 2 नंबर के इनपुट को ले जाके 4 नंबर को दे देगा, और 4 नंबर आपको देगा आउटपुट, इसलिए इसे बोला जाता है आउटपुट लिंक।
तो इस पूरी कहानी में आप देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में पिन लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 1 और 2 के बीच में एक रेवोल्यूट पेयर है, पिन मतलब रेवोल्यूट पेयर। 2 और 3 के बीच में पिन लगा हुआ है, तो आप कहेंगे सर 2 और 3 के बीच में एक रेवोल्यूट पेयर है। 3 और 4 के बीच में पिन लगा हुआ है, 3 और 4 के बीच में एक रेवोल्यूट पेयर है। 4 और 1 के बीच में पिन लगा हुआ है, 4 और 1 के बीच में एक रेवोल्यूट पेयर है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 4R लिंकेज आपको दिखाई दे रहा है, 4R लिंकेज आपको दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली आप यहां पर इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो लिंकेज है इसको 4R लिंकेज भी बोला जा सकता है, जिसमें हमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जिनको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ और आप कॉन्सेप्चुअल पॉइंट समझ सकते हैं, जैसे इनपुट 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 आपने लिंक नंबर 2 को दिया, तो 3 नंबर क्या कर रहा है, इस मोशन को ले जा रहा है और इस मोशन को आउटपुट लिंक के ऊपर ट्रांसमिट कर रहा है, और जिस एंगल के ऊपर ये ट्रांसमिट करता है एक्चुअल में उस एंगल को बोला जाता है ट्रांसमिशन एंगल। सो आप बोल सकते हैं कि जो म्यू है, ये म्यू क्या है आपके पास में, म्यू इज आवर ट्रांसमिशन एंगल। तो म्यू आपका ट्रांसमिशन एंगल है। ये किस किस के बीच में है, ये है आपके कपलर और आउटपुट के बीच का एंगल। तो आप बोलेंगे ट्रांसमिशन एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन कपलर एंड आउटपुट लिंक, एंगल बिटवीन कपलर एंड आउटपुट लिंक is known as ट्रांसमिशन एंगल। क्लियर है? चलिए, सो इतना पॉइंट होने के बाद में मैं आपको कुछ और बेसिक चीजें बताता हूं। देखिए इसके अंदर ये जो ट्रांसमिशन एंगल है, ये बता रहा है कि आपका आउटपुट कितना हो सकता है या कैसा हो सकता है, क्योंकि जो भी मोशन आप 2 नंबर को दोगे उस मोशन को 3 नंबर लेके जाएगा, और वो किस एंगल पे ट्रांसमिट कर रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये कपलर जो है 90 डिग्री पर कंप्लीट मोशन को ट्रांसमिट करता है, कंप्लीट फोर्स को ट्रांसमिट करता है, तो पूरा का पूरा फोर्स यहां पर टॉर्क डेवलप करने वाला है। लेकिन अगर ये 90 डिग्री पर ट्रांसमिट नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में फोर्स का एक कंपोनेंट ही यहां पर टॉर्क डेवलप करने वाला है। सो ट्रांसमिशन एंगल कितना है ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि सर जैसे जैसे 4 बार मूव करेगा वैसे वैसे ट्रांसमिशन एंगल बदलता रहेगा, वैसे वैसे ट्रांसमिशन एंगल यहाँ पर बदलता रहेगा। अगर ट्रांसमिशन एंगल वैसे वैसे बदलता रहेगा तो इसकी एक वैल्यू फाइंड करना तो हमारे लिए पॉसिबल है नहीं। तो हमने यहाँ पर फाइंड किया रेंज ऑफ ट्रांसमिशन एंगल। हमने कहा ट्रांसमिशन एंगल कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, तो ऑफकोर्स कोई भी पैरामीटर जो रहेगा वो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक वेरी कर सकता है। तो हमने कहा कि भाई ये मिनिमम कहां होगा, देखो जरा ध्यान से, जब 2 नंबर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो ये ट्रांसमिशन एंगल धीरे धीरे कम हो रहा होगा। इमेजिन कीजिए जब 2 नंबर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा बेटा, तब ये ट्रांसमिशन एंगल धीरे धीरे कम हो रहा होगा। तो आप बोल सकते हो कि अगर इस एंगल को एक नाम दे दूं, हालांकि इसका कोई नाम है नहीं, ऐसे बोल दिया थीटा, तो जब आपका थीटा 0 हो जाएगा उस टाइम पर आपका जो ट्रांसमिशन एंगल है वो कितना हो जाएगा, मिनिमम। हमने कहा सर जब ये थीटा बढ़ रहा होगा उस टाइम पर ये ट्रांसमिशन एंगल और बढ़ रहा होगा। तो आप कहेंगे सर जब ये आपका थीटा 180 डिग्री हो जाएगा उस टाइम पर सर आपका जो ट्रांसमिशन एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होंगे। अब मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स और बताता हूं, जैसे एक टर्म हम सुनते हैं क्रैंक। सो ये क्रैंक होता क्या है, ये क्रैंक होता क्या है मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी 4 बार लिंकेज या किसी भी मैकेनिज्म में अगर कोई ऐसा लिंक है जो कंप्लीट रोटेट कर पा रहा है, मतलब 360 डिग्री यहां से घूमकर वापस यहां पर आ पा रहा है, तो ऐसे लिंक को हम लोग बोलते हैं कि ये क्रैंक है। तो बेसिकली आप बोलेंगे क्रैंक क्या है, लिंक which can only oscillate
sorry, which can make complete rotation known as क्रैंक। तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए? क्रैंक। तो क्रैंक का मीनिंग क्या है? एक ऐसा लिंक जो कंप्लीट रोटेट कर पा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहां पर? क्रैंक। एक और टर्म होती है जिसे बोला जाता है रॉकर। सो व्हाट इज रॉकर? रॉकर मैं आपको बता देता हूं, एक ऐसा लिंक जो कंप्लीट रोटेट ना कर सके। अगर कोई लिंक कंप्लीट रोटेट नहीं कर सकता है तो फिर वो क्या कर सकता है? वो फिर यहां पर ऑसिलेट कर सकता है। मतलब देखिए, जरा ध्यान से देखिए, इधर जाएगा वापस आएगा, इधर जाएगा वापस आएगा, इधर जाएगा वापस आएगा। इस तरह के लिंक को बोला जाता है रॉकर। सो आप बोलेंगे लिंक which can only oscillate known as रॉकर। एक ऐसा लिंक जो सिर्फ ऑसिलेट कर सकता है उसको क्या बोला जाएगा? रॉकर बोला जाएगा। सो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन क्रैंक है कौन रॉकर है? और बेसिकली पता करने से क्या होता है, एक्चुअल में किसी भी फोर बार लिंकेज के अंदर हम लोग इनपुट और आउटपुट के बेसिस पर उसको नाम देते हैं। जैसे एक फोर बार लिंकेज है तो आपका इनपुट और आउटपुट, इसके बेसिस पर आप फोर बार लिंकेज को डिफाइन कर देते हो। कैसे डिफाइन करते हो मैं अभी आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास में इनपुट और आउटपुट दोनों कंप्लीट रोटेट कर सकते हैं, तो आप बोल दोगे कि उस फोर बार लिंकेज का जो नाम है वो क्रैंक नाम है। अगर और इनपुट और आउटपुट में से कोई एक कंप्लीट रोटेट कर सकता है और एक ऑसिलेट कर सकता है, तो आप बोलेंगे इस तरह की फोर बार लिंकेज का जो नाम है वो क्रैंक रॉकर होगा। अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए इनपुट और आउटपुट दोनों के दोनों कंप्लीट रोटेट नहीं कर सकते, तो इस तरह के जो फोर बार लिंकेज है उसका नाम होने वाला है आपके पास में रॉकर। सो आप बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिनेरियो, फोर बार लिंकेज तीन टाइप का हो सकता है। तो आप बोलेंगे फोर बार लिंकेज कैन बी classified in three categories. Number one, crank मैकेनिज्म। देखिए, इसी क्रैंक मैकेनिज्म को आप क्या बोलते हैं? डबल क्रैंक मैकेनिज्म। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है सी, मतलब क्रैंक। क्या होता है ये मैकेनिज्म? आप कहेंगे यहां पर मैकेनिज्म इन विच both input and output mechanism in which both input and output can make complete rotation known as crank mechanism. Known as crank mechanism. So इनपुट और आउटपुट अगर दोनों के दोनों कंप्लीट रोटेट कर सके तो उसे बोला जाएगा क्रैंक मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म।
सो बेसिकली क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म का क्या मतलब है, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा CR से। अगर ये आपका क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है तो आप क्या बोलने वाले हो यहां पर, आप कहेंगे मैकेनिज्म in which one link can make complete rotation. One link can make complete rotation and other can only oscillate, known as crank rocker mechanism. एक लिंक कंप्लीट रोटेट कर सकता है और दूसरा लिंक सिर्फ ऑसिलेट कर सकता है, उसको बोला जाएगा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। 3 नंबर मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास में रॉकर मैकेनिज्म, रॉकर मैकेनिज्म, RR मैकेनिज्म। सो अगर हम बात करें रॉकर मैकेनिज्म की, तो आप नाम से पता चल रहा है दोनों ही कंप्लीट रोटेट नहीं कर सके, तो आप बोलेंगे मैकेनिज्म in which both link can only oscillate known as रॉकर मैकेनिज्म। रॉकर मैकेनिज्म। एक बार बताएंगे ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए, ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि मैकेनिज्म कैसी है, पर पहले सिर्फ मैंने नाम बताया कि इस मैकेनिज्म को ऐसा बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को ऐसा बोलते हैं। हाँ, बाकी स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे पॉइंट, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके। सो सर पता कैसे चलेगा मैकेनिज्म कौन सी है और कैसी है? हमने कहा अगर आपको ये पता करना है, तो ऐसे कंडीशन में आप चेक कीजिए ग्रेशॉफ्स लॉ। सो ये ग्रेशॉफ्स लॉ क्या है, देखिए जरा। ग्रेशॉफ्स लॉ, ग्रेशॉफ ने बेसिकली हमें ये बताया कि अगर आपके पास में एक मैकेनिज्म है, मान लीजिए कोई से भी 4 बार लिंकेज मान लो, तो उसके अंदर एक लिंक होगा जो सबसे बड़ा होगा, उसे बोला जाएगा लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ। एक लिंक होगा जो सबसे छोटा होगा, उसे बोला जाएगा शॉर्टेस्ट लिंक लेंथ। और बाकी अगर 2 लिंक की मैं बात करूं, P एंड Q, इन्हें बोला जाएगा अदर टू लिंक लेंथ। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो L इज लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ, S इज शॉर्टेस्ट लिंक लेंथ, P, Q इज अदर टू लिंक लेंथ। ये ग्रेशॉफ ने बोला कि सबसे पहले आप इस तरीके से चारों लिंक को क्लासिफाइड कर दो। उसके बाद उसने अपना स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट है?
Greshoff's law state that in a 4-bar linkage, in a 4-bar linkage, sum of longest link length and sum of longest and shortest link length, sum of longest and shortest link length cannot be greater than sum of other two link length for continuous or relative motion between them. ये बोल रहा है लॉन्गेस्ट प्लस शॉर्टेस्ट P प्लस Q से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब कम हो सकता है और इक्वल हो सकता है। ये तो उसका स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो ये बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन के लिए ऐसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक बॉडी लीनियर मोशन में है, मैं आगे चल रहा हूं, सो मेरा कॉन्टिन्यूअस मोशन तब तक होगा जब तक मैं इस डायरेक्शन में चलता रहूंगा। अगर मेरी डायरेक्शन वापस चेंज हो गई तो उस इंस्टेंट पर मेरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब मोशन कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। इसी तरह से अगर एक लिंक कंप्लीट रोटेट कर रहा है 360 डिग्री रोटेट करके वापस रोटेट कर रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में। अगर आप कहीं पर जाके उसको वापस टर्न करना पड़ रहा है, उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमने क्या समझा यहाँ पर कि वो बोलना चाह रहा कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। सो दिस कॉन्टिन्यूअस टर्म रेफर्स टू कंप्लीट रोटेशन। दिस कॉन्टिन्यूअस टर्म रेफर्स टू कंप्लीट रोटेशन, मतलब वो बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस मोशन या कॉन्टिन्यूअस मोशन के लिए आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मतलब कॉन्टिन्यूअस मोशन यहां पर क्या बोलना चाह रहा है? कंप्लीट रोटेशन के बारे में आपको बताना चाह रहा है। तो वो बोल रहा है कि अगर आपको एक 4-बार लिंकेज के अंदर कंप्लीट रोटेशन चाहिए किसी लिंक का, और किसी लिंक का कंप्लीट रोटेशन होगा तो उसे बोला जाएगा क्रैंक। तो अगर किसी लिंक का कंप्लीट रोटेशन चाहिए, या दूसरे वर्ड्स में अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि अगर एक 4-बार लिंकेज में आपको क्रैंक चाहिए, तो ऑलवेज रिमेंबर L प्लस एस जो है वो P प्लस Q से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो कम होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए। थोड़ा सा और इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने बोला अगर क्रैंक हमें चाहिए तो L प्लस एस जो है वो या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए P प्लस Q के। हमने बोला अगर ग्रेटर देन हो गया, तो आपने बोला सर ग्रेटर देन अगर हो गया तो 101% मैं श्योर हूं कि वहां पर कोई भी क्रैंक नहीं होगा। अगर कोई भी क्रैंक नहीं होगा तो इस तरह की मैकेनिज्म को बोलते हैं नॉन ग्रेशॉफ लिंकेज, और इसको हम बोलते हैं रॉकर मैकेनिज्म। यहां पर कोई भी कंप्लीट रोटेट नहीं करेगा, बट इन दिस केस कंप्लीट रोटेशन दिखाई दे सकता है। सो यहां पर आपको क्रैंक मैकेनिज्म भी मिल सकती है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म भी मिल सकती है, रॉकर मैकेनिज्म भी मिल सकती है। यहां पर आपको क्रैंक, ये ग्रेशॉफ का जो लॉ है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। यहां पर आपको क्रैंक भी मिल सकता है, क्रैंक रॉकर भी मिल सकता है, रॉकर भी मिल सकता है। कैसे पता चलेगा? जो शॉर्टेस्ट लिंक होगा उसकी पोजीशन डिसाइड करती है कि मैकेनिज्म किस तरह की होगी। मैकेनिज्म क्रैंक होगी, क्रैंक रॉकर होगी, या फिर रॉकर होगी। सो आप यहां पर चेक करेंगे, अगर शॉर्टेस्ट लिंक आपका खुद फिक्स है तो जो मैकेनिज्म होगी वो क्रैंक होगी।
अगर शॉर्टेस्ट का एडजेसेंट फिक्स है तो जो मैकेनिज्म होगी बेटा वो होने वाली है क्रैंक रॉकर। अगर शॉर्टेस्ट का अपोजिट फिक्स है तो जो मैकेनिज्म होने वाली है वो होने वाली है रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। क्या मतलब है बेटा इसका, देखिए जरा ध्यान से, क्या मतलब है इसका। मान लीजिए आपके पास में एक 4 बार चेन है, अगर एक 4 बार चेन है और इस 4 बार चेन के अंदर हमने कहा ये लिंक फिक्स है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये 15, लेट्स से सपोज ये 27 एंड दिस विल बी 24। सो आपने बोला सर इसके अंदर लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ कौन है, आपने बोला L बराबर 27 सेंटीमीटर। हमने बोला शॉर्टेस्ट कौन है, आपने बोला S इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आपने बोला P कौन है, P आपके पास में आ गया 15, P और Q किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, ये आ गया 24। सो आपने बोला लॉन्गेस्ट प्लस शॉर्टेस्ट इक्वल्स टू 27 प्लस 10 37, P प्लस Q इक्वल्स टू 15 प्लस 24 39। सो आपने क्या देखा, L प्लस S लेस देन P प्लस Q, L प्लस S लेस देन P प्लस Q आ रहा है। सो अगर L प्लस S लेस देन या इक्वल्स टू में से कुछ भी आता है तो आप इस तरह के लिंकेज को बोलने वाले हो ग्रेशॉफ्स लिंकेज। ग्रेशॉफ्स लिंकेज। और ये जो ग्रेशॉफ लिंकेज होगा इसके अंदर ढूंढा जाएगा शॉर्टेस्ट का है। आप देखेंगे सर शॉर्टेस्ट तो खुद फिक्स है, अगर बेटा शॉर्टेस्ट खुद फिक्स होता है तो जो लिंकेज होता है वो किस टाइप का होता है, वो होता है क्रैंक क्रैंक टाइप का। मतलब ये भी कंप्लीट रोटेट करेगा और ये भी कंप्लीट रोटेट करेगा, इनपुट भी पूरा घूमेगा और आउटपुट भी पूरा घूमेगा। तो ये जो मैकेनिज्म होगी ये होगी क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म। पहला केस समझ में आया या नहीं आया सभी स्टूडेंट्स, पहला केस बेटा समझ में आया या नहीं आया आपको? दूसरा केस बताता हूं, दूसरा केस बताता हूं। मान लो इसी प्रॉब्लम के अंदर अगर 10 को फिक्स नहीं किया जाए और 15 को फिक्स कर दिया, 10 यहां पर है, 27 यहां पर है और 24 यहां पर है। आपने बोला सर ये फिक्स है। हमने कहा इस प्रॉब्लम के लिए L प्लस एस लेस देन P प्लस क्यू तो होगा, मतलब ये जो लिंकेज है इसको ग्रेशॉफ लिंकेज तो बोला जाएगा, ग्रेशॉफ लिंकेज। इसमें तो 1% भी डाउट नहीं है। अब देखेंगे शॉर्टेस्ट लिंक का है, सर सबसे छोटा लिंक ये है, सबसे छोटे लिंक का पड़ोसी, सबसे छोटे लिंक का पड़ोसी, पड़ोसी मतलब एडजेसेंट। तो अगर शॉर्टेस्ट का एडजेसेंट फिक्स हो तो मैकेनिज्म कैसे मिलेगी, क्रैंक रॉकर। तो ये मैकेनिज्म हो गया आपके पास में क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। सर इसमें क्रैंक कौन होगा, जो छोटा लिंक होता है बेटा उसको बोला जाता है क्रैंक, और जो दूसरा वाला है उसको बोला जाता है रॉकर। तो ये जो मैकेनिज्म होगी ये कैसे होने वाली है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे इस पॉइंट को कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए एक और एग्जांपल देखिए बेटा, एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए ये आपके पास में 24 है, ये 27 है, ये 10 है और ये 15 है। हमने कहा सर इसके अंदर L प्लस एस जो है वो लेस देन P प्लस क्यू है। इतना देखते ही आपने बोल दिया सर इट मीन्स ये ग्रेशॉफ्स लिंकेज है। ये क्या है, ग्रेशॉफ्स लिंकेज है। अब आपको ढूंढना है शॉर्टेस्ट का है, तो आपने बोला सर शॉर्टेस्ट तो यहां पर है, मतलब इसका अपोजिट लिंक फिक्स है। शॉर्टेस्ट का अगर अपोजिट फिक्स होता है, शॉर्टेस्ट का अगर अपोजिट फिक्स होता है तो ये क्या बनने वाला है, रॉकर रॉकर बनने वाला है। तो आप कहेंगे सर दिस मैकेनिज्म विल बी रॉकर रॉकर टाइप, मतलब ये भी पूरा नहीं घूम सकता और ये भी पूरा नहीं घूम सकता, इसे बोला जाएगा रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। और मेरे ख्याल से तीनों ही केस आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे, तीनों ही केस आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। एक बार बोल दीजिए जल्दी से।
अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज कर दूं, ये 10 है, ये 15 है, ये 27 है, ये 20 है। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैकेनिज्म कैसी होगी। चलिए सभी लोग ट्राई करेंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे कि ये मैकेनिज्म है वो कैसी होगी। सभी लोग ट्राई कीजिए और बताइए ये मैकेनिज्म जो है ये कैसी होगी। नॉन ग्रेशॉफ्स लिंकेज किस टाइप का लिंकेज होगा ईशान? इज इट क्रैंक क्रैंक, क्रैंक रॉकर और रॉकर रॉकर? क्रैंक 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 क्रैंक। सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ये क्रैंक क्रैंक होगा। जो भी स्टूडेंट क्रैंक क्रैंक बोल रहे हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या यहां पर L प्लस एस ग्रेटर देन P प्लस क्यू आ रहा है? एक बार बताएंगे, क्या यहां पर L प्लस एस ग्रेटर देन P प्लस क्यू आ रहा है? हर्षदा, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट। सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे क्या या L प्लस एस ग्रेटर देन? O का फुल फॉर्म क्या है? O कहां लिख दिया? अपोजिट बेटा, अपोजिट, अपोजिट ऑफ शॉर्टेस्ट, एडजेसेंट ऑफ शॉर्टेस्ट। चलिए, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा L प्लस एस ग्रेटर देन P प्लस क्यू आ रहा है। सबसे बड़ा लिंक कौन सा है बेटा? 27, सबसे छोटा 10, बचे हुए दो 15 प्लस 20, ये तो ग्रेटर देन आ गया। बेटा जब ग्रेटर देन आ जाता है ना, L प्लस एस जब ग्रेटर देन आ जाता है तो आप शॉर्टेस्ट की पोजीशन को नहीं देखते हैं, आप डायरेक्टली बोलते हैं कि ये रॉकर रॉकर मैकेनिज्म होगा। आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे? ये रॉकर रॉकर मैकेनिज्म होगा। बाकी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ जिन्होंने क्रैंक क्रैंक बोला था। जब L प्लस एस लेस देन इक्वल्स टू P प्लस क्यू होता है तो ये ग्रेशॉफ लिंकेज है। सिर्फ ग्रेशॉफ लिंकेज में ही शॉर्टेस्ट की पोजीशन को देखते हैं। जब नॉन ग्रेशॉफ लिंकेज होता है ना तो फिर पोजीशन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल सकते हैं कि सर ये एक रॉकर रॉकर मैकेनिज्म होगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, अच्छा क्वेश्चन जो गेट में हमसे पूछा गया था। गेट 2006 के अंदर आपसे ये प्रॉब्लम पूछी गई थी, 2 मार्क्स के अंदर। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये आपके पास में 60 mm, ये आपके पास में 240 mm और ये आपके पास में 160 mm। आपसे पूछा है कि जो मैकेनिज्म है ये क्रैंक क्रैंक होगी, ये मैकेनिज्म जो है क्रैंक रॉकर होगी, ये मैकेनिज्म जो है रॉकर रॉकर होगी, और ये मैकेनिज्म कांट बी, नहीं आप बोल सकते हो नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव।
चलिए सोचिए समझिए, इसमें बीसी गायब है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आप बड़ी आसानी से बीसी को फाइंड कर सकते हैं। यहां से बड़ी आसानी से बीसी को फाइंड कर सकते हैं यहां से। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा गया था हमें गेट 2006 के अंदर। देखते हैं आप लोग, आप में से कौन कर पाता है इसे। इतना कोई मुश्किल यार कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला इसके अंदर। रॉकर रॉकर ईशान, ईशान ने एक जवाब दिया रॉकर रॉकर। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले बीसी को फाइंड करें, क्योंकि बिना बीसी को फाइंड किए आप ये चेक ही नहीं कर पाएंगे एल प्लस एस लेस देन है, एल प्लस एस ग्रेटर देन है, एल प्लस एस इक्वल्स टू है। जब तक आप बीसी को चेक नहीं करेंगे तब तक आप इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज जस्ट डिटरमाइन लेंथ ऑफ बीसी। साहिल रॉकर रॉकर, have you determined the length of BC? Sahil and Ishan? BC is 260. Okay. यार BC अगर 260 आ गया है, BC अगर 260 आ गया है ईशान एंड साहिल, अगर आपने इतना क्वेश्चन क्रैक कर दिया है तो आपने 99% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, लेकिन बस 1% गलती कर रहे हो। देखो जो स्टूडेंट को नहीं पता कैसे कैसे इन्होंने डिटरमाइन किया होगा, इन्होंने एक लाइन खींची यहां से, इन्होंने कहा सर ये 240 तो ये भी 240 आएगा, ये 60 है, ये 160 है, तो ये 60 हो जाएगा, बचा हुआ कितना हो गया 100, ये 240, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस ये 260 आ गया। सो अब आपको चेक करना है लॉन्गेस्ट प्लस शॉर्टेस्ट कितना आ रहा है। लॉन्गेस्ट इज 260, शॉर्टेस्ट इज 60, सो दिस विल बी 320 mm। P plus Q, dear P plus Q 160 plus 240, so this will be 400 mm. So you can clearly observe L plus S is less than P plus Q. Whenever L plus S is less than P plus Q, इसे बोला जाएगा ग्रेशॉफ्स लिंकेज। और ग्रेशॉफ लिंकेज में अगर शॉर्टेस्ट खुद फिक्स होता है तो मैकेनिज्म क्रैंक क्रैंक, अगर शॉर्टेस्ट का एडजेसेंट फिक्स होता है तो मैकेनिज्म क्रैंक रॉकर, अगर शॉर्टेस्ट का अपोजिट फिक्स होता है बेटा तो मैकेनिज्म रॉकर रॉकर। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये देखो, ये शॉर्टेस्ट इसका पड़ोसी फिक्स है, तो आंसर क्या होना चाहिए? क्रैंक रॉकर। इसके लिए मैंने आपको कहा कि आपने 99% क्वेश्चन को सही सॉल्व कर दिया ईशान एंड साहिल, बस लास्ट मोमेंट पे आंसर गलत मार्क कर दिया। मयूरी क्रैंक रॉकर, आशीष क्रैंक रॉकर, बिल्कुल परफेक्ट। सो कॉन्सेप्ट्स पे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट होगा। और प्रैक्टिस कहां से करनी है उसके लिए मैंने आपको बता दिया, आपको कुछ नहीं करना है, शाम को 8 बजे यूट्यूब क्लास को ज्वाइन करना है जिसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अभी मैथ्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, थोड़े टाइम में एक और यूट्यूब क्लास चालू कर देंगे आपके लिए जिसके अंदर थ्योरी ऑफ मशीन की प्रैक्टिस भी करवाएंगे।
तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतने ही अच्छे अपने आप बिल्ड हो जाएंगे। एक बार सभी लोग बोलेंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, एक और पॉइंट जो शायद काफी लोग ऑब्जर्व नहीं करते, आपने भी ऑब्जर्व नहीं किया होगा सर, यहां पर भी रॉकर रॉकर, देखिए बेटा यहां पर भी रॉकर रॉकर और यहां पर भी रॉकर रॉकर, यहां पर भी रॉकर रॉकर और यहां पर भी रॉकर रॉकर। क्या इन दोनों रॉकर रॉकर में डिफरेंस है? ऑफ कोर्स डिफरेंस है। ये आपके पास में ग्रेशॉफ्स लिंकेज है, ये कौन है आपके पास में? ग्रेशॉफ्स लिंकेज है। ये आपके पास में नॉन ग्रेशॉफ लिंकेज है। जब ग्रेशॉफ लिंकेज की बारी आती है, इसका जो रॉकर रॉकर होता है उसमें शॉर्टेस्ट लिंक यहां पर होता है, तो ये शॉर्टेस्ट लिंक इस जगह पर अपना कंप्लीट रोटेशन दिखा देता है, ध्यान रखना। तो इस रॉकर रॉकर में क्या होता है? कपलर कैन मेक कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन, ये गोल्डन वर्ड है, ध्यान रखना, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। अगर इसकी हम बात करेंगे तो कोई भी कंप्लीट रोटेशन नहीं कर पाता, इसलिए इसे हम लोग ट्रिपल रॉकर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। कोई भी कंप्लीट रोटेशन नहीं कर पाता, इसको हम लोग ट्रिपल रॉकर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। थोड़ा सा आपको मैं एनिमेशन दिखाता हूं, वैसे तो मैं इस बोर्ड के ऊपर भी एनिमेशन चला सकता हूं, लेकिन आप लोगों के पास समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम उतना टाइम हमारा खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट मोबाइल में दिखा देता हूं आपको। देखो मोबाइल में दिखा देता हूं बेटा डायरेक्ट, जस्ट अ सेकेंड। आई होप आपको विजिबल होगा। देखिए आप देख सकते हैं इस मैकेनिज्म को बोला जाता है क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म। एक बार जल्दी जल्दी यस बोलते जाओ कि सर क्लियर, ताकि मैं दूसरा वीडियो दिखा दूं। इसमें देखो आप येलो और रेड दोनों कंप्लीट रोटेट कर रहे हैं, येलो और रेड जो है बेटा वो दोनों कंप्लीट रोटेट कर रहे हैं, तो इसे बोला जाएगा क्रैंक क्रैंक। जैसे आपको क्लियर हो जाए ना यस लिख देना तुरंत। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इस मैकेनिज्म की, इसके अंदर देखो येलो ऑसिलेट कर रहा है और रेड जो है वो कंप्लीट रोटेट कर रहा है, तो रेड जो है वो है क्रैंक और येलो है रॉकर। इस तरह के मैकेनिज्म को बोलते हैं क्रैंक रॉकर। एक बार बताएंगे क्लियर जल्दी से? ओके वेरी गुड। ये है आपका रॉकर रॉकर। जस्ट ऑब्जर्व ब्लू लेग, you can clearly observe that blue can make complete rotation in such type of mechanism. आप सिर्फ ब्लू को देखिए, ये रॉकर रॉकर है, येलो और रेड सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है लेकिन ब्लू कंप्लीट रोटेट कर पा रहा है। सर फिर ऐसा होने के बावजूद हम इसे रॉकर रॉकर क्यों बोल रहे हैं? हमें इसे क्रैंक रॉकर बोलना चाहिए। बेटा मैंने पहले आपको बताया किसी भी मैकेनिज्म का जो नाम दिया जाता है वो इनपुट और आउटपुट के बेसिस पर दिया जाता है, कपलर के बेसिस पे नहीं दिया जाता। तो इनपुट और आउटपुट तो अभी भी, इनपुट और आउटपुट तो अभी भी आपका ऑसिलेट ही कर रहा है, इसलिए इसका नाम रॉकर रॉकर है। अगर आप नॉन ग्रेशॉफ्स रॉकर रॉकर को देखना चाहते हैं बेटा, तो नॉन ग्रेशॉफ्स रॉकर रॉकर आप देख सकते हैं, रेड एंड येलो एंड ब्लू कोई भी कंप्लीट रोटेशन की साइड नहीं जा रहा। एक बार बोलेंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोल दीजिए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर क्लियर हो जाए तो फिर आगे बढ़े, और क्या। ओके वेरी गुड। तो अब अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बड़ी आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं यहां से। इसमें कुछ स्पेशल केस आते हैं, वो स्पेशल केस कौन से हैं? देखिए मान लीजिए अगर आपके पास में एक 4 बार लिंकेज दिया गया हो, मान लीजिए अगर आपके पास में एक 4 बार लिंकेज दिया गया हो कुछ ऐसा, ये है 3 4 5 6। तो आपने बोला सर लॉन्गेस्ट लिंक कौन सा है? 6। शॉर्टेस्ट कौन है? 3। बाकी दो कौन है? 4 + 5। तो ये इक्वल आ गया। अगर अगर L + S = P + Q आता है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, शॉर्टेस्ट को ढूंढो। शॉर्टेस्ट अगर खुद फिक्स है तो क्रैंक क्रैंक, शॉर्टेस्ट का अगर एडजेसेंट फिक्स है तो क्रैंक रॉकर, शॉर्टेस्ट का अगर अपोजिट फिक्स है तो रॉकर रॉकर, शॉर्टेस्ट का अगर अपोजिट फिक्स है तो रॉकर रॉकर। चलिए
इतनी बात अगर हो जाती है तो इसमें देखो ये शॉर्टेस्ट है, इसका पड़ोसी फिक्स है। अगर इसका पड़ोसी फिक्स है तो शॉर्टेस्ट का एडजेसेंट फिक्स होने पर मैकेनिज्म क्रैंक रॉकर। आपने बड़ी आसानी से क्रैंक रॉकर बता दिया। लेकिन अगर आपके पास में मैकेनिज्म ऐसी आ जाती है लाइक ये 6, ये 6, ये 3, ये 3, तो हमने बोला यहां पर शॉर्टेस्ट लिंक ही नहीं है, शॉर्टर है, सबसे छोटा नहीं है पर छोटा लिंक है, सबसे बड़ा नहीं है पर बड़ा लिंक है, बाकी दो भी सेम। लेकिन अब शॉर्टेस्ट लिंक की पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे? शॉर्टेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा लिंक, लेकिन सबसे छोटा लिंक तो ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर लिंक है। तो ऐसी कंडीशन में आप इनको एक्सेप्शनल केस में डाल देते हैं। ये एक्सेप्शनल केस क्या बोलता है? एक लिंकेज होता है आपका जिसके अंदर लॉन्गर, लॉन्गर, शॉर्टर, शॉर्टर, इस तरह के 4 लिंक पाए जाते हैं। इसके अंदर एक नंबर पॉइंट आता है व्हेन इक्वल लिंक लेंथ, इक्वल लिंक लेंथ आर नॉट एडजेसेंट। ये बोल रहा है जब इक्वल लिंक लेंथ एडजेसेंट नहीं होता है, नॉन एज पैरेललोग्राम लिंकेज। क्या मतलब है? ये बोल रहा है इक्वल लिंक लेंथ एडजेसेंट नहीं है। देखो ये अगर लॉन्गर है तो लॉन्गर के साथ शॉर्टर, लॉन्गर के साथ शॉर्टर और शॉर्टर के साथ लॉन्गर, इक्वल लिंक लेंथ एडजेसेंट नहीं है। तो इस तरह का जो लिंकेज बनेगा बेटा, इस तरह का जो लिंकेज बनेगा उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम लिंकेज। इनको एक्सेप्शनल केस में डाल दिया हमने। पैरेललोग्राम लिंकेज जो है इसमें किसी भी लिंक को फिक्स करो, किसी भी लिंक को फिक्स करो, आपको हमेशा क्रैंक क्रैंक मिलेगा। तो आप क्या लिखेंगे? all the 4 inversions, all the 4 inversions are double crank, double crank मतलब क्रैंक क्रैंक टाइप। अब ये टर्म जो आ रहा है ना इन्वर्जन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अलग अलग लिंक को फिक्स करना। जैसे मान लीजिए आपने पहले इसको फिक्स किया तो एक इन्वर्जन हो गया, फिर इसको फिक्स किया तो एक इन्वर्जन हो गया, फिर इसको फिक्स किया तो एक इन्वर्जन हो गया, फिर इसको फिक्स किया तो एक इन्वर्जन हो गया। जितने लिंक होंगे मैक्सिमम उतने इन्वर्जन हो सकते हैं। सर दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस देखिए, व्हेन इक्वल लिंक लेंथ आर एडजेसेंट known as deltoid linkage, deltoid linkage, इसे हम डेल्टोइड लिंकेज बोलने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग देखें, ये कैसा दिखाई दे सकता है हमें? कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ये लॉन्गर, ये लॉन्गर, ये शॉर्टर और ये शॉर्टर, लॉन्गर लॉन्गर शॉर्टर शॉर्टर, ये आपके पास में जो लिंकेज बन रहा है इसको बोला जा रहा है डेल्टोइड लिंकेज। इसके अंदर क्या होगा? जब आप शॉर्टर लिंक को फिक्स करेंगे तब तो क्रैंक क्रैंक मिलेगा, जब लॉन्गर को फिक्स करेंगे तब आपको क्रैंक रॉकर मिलने वाला। तो आप बोलेंगे टू क्रैंक क्रैंक mechanisms are obtained when shorter link is the frame. To crank rocker mechanisms are obtained when longer link is the frame. So यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो लॉन्गर लॉन्गर शॉर्टर शॉर्टर, ये बोल रहा है जब आपका शॉर्टर फ्रेम होगा ऐसी कंडीशन में आपको क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगी।
जब आपका लॉन्गर फ्रेम होगा ऐसे कंडीशन में आपको क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलने वाली है। ये 2 इसलिए लगा है क्योंकि लॉन्गर एक बार ये भी फिक्स कर सकते हो, एक बार ये भी फिक्स कर सकते हो। शॉर्टर का मतलब एक बार ये भी फिक्स कर सकते हो, एक बार ये भी फिक्स कर सकते हो। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यहां पर आपको शॉर्टर फिक्स करने पर क्रैंक क्रैंक मिलने वाला है और लॉन्गर फिक्स करने पर क्रैंक रॉकर मिलने वाला है। लेकिन अगर आप पैरेललोग्राम लिंकेज में जाएंगे तो आप किसी को भी फिक्स करो, आपको क्रैंक क्रैंक ही मिलने वाला है। इसको हमने एक्सेप्शनल केस में डाल दिया, हालांकि ये एक्सेप्शनल केस है नहीं, इसको भी मैं प्रूव कर सकता हूं, पर आपको जरूरत है नहीं इस चीज के लिए। आप तो सिर्फ और सिर्फ इसे याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जैसे जैसे बेटा ये जो केस आपने किया था, अब देखो मान लो मैं ऐसा कोई भी केस बनाता हूं, मैंने कहा कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है और इसको हमने फिक्स कर दिया। तो आप बोलोगे सर ये पैरेललोग्राम है, इसमें किसी को भी फिक्स करो क्रैंक क्रैंक ही मिलता है। मान लो ऐसा केस बना के दे देता हूं मैं आपको, ये 1 ये 1 ये 4 ये 4 और 1 को हमने फिक्स कर दिया। तो आप कहोगे सर ये तो पैरेललोग्राम है, किसी को भी फिक्स करो क्रैंक क्रैंक ही मिलेगा। मान लो ऐसा बना के दे दिया मैंने, ये 2 ये 2 ये 4 ये 4, आप कहोगे सर ये तो डेल्टॉइड लिंकेज है, शॉर्टर को फिक्स किया है इस वजह से क्रैंक क्रैंक मिलेगा 4। मान लीजिए ऐसा बना के दे दिया मैंने आपको, ये 4 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 1 है। आप कहेंगे सर ये डेल्टॉइड लिंकेज है, लॉन्गर को फिक्स कर दिया इस वजह से क्रैंक रॉकर। एक बार जल्दी से बोल दीजिए बेटा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जल्दी से आप सभी लोग बोल दीजिए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो बहुत सारे पॉइंट्स अभी हमने कवर किए हैं। सो बिफोर मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक, आप एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल दिल खोल के पूछिए। किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है कि सर ये पॉइंट कैसे हुआ हमें समझ नहीं आया, तो आप आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और पॉइंट्स रिवाइज भी हो जाएंगे आपके कि क्या क्या आपने पढ़ लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, सो एक बार बताएंगे सभी लोग क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर। ओके वेरी गुड। सो 4 बार लिंकेज से अब मूव कर रहा हूं मैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, देखिए एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मतलब आप ऐसा ना सोचे कि जो मैं बता रहा हूं सिर्फ थ्योरी ऑफ मशीन उतना ही होता है। हम जब अपने डिटेल्ड कोर्स में थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाते हैं तो ये 100 से 120 आवर्स लगते हैं इसको पढ़ाने में।
लेकिन क्योंकि कल गेट की डेट अनाउंस हो गई है, आप लोगों को पता होगा, कल गेट ने अपनी डेट अनाउंस कर दी है कब कब एग्जाम होने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट आपके पास में सिर्फ 40 दिन है, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो। सो अगर इतने टाइम में हमने सिर्फ थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाया तो आप बाकी कोई सब्जेक्ट कवर कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमने आपके कोर्स को थोड़ा सा श्रिंक किया है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि हम लोग मिनिमम टाइम में, मतलब टोटल ही मुझे लगता है टोटल ही हम लोग इतने घंटे दे पाएंगे। ये ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 150 आवर्स तक जा पाएगा, और अगर बहुत ज्यादा खींचा जाए तो 200 घंटे तक जा पाएगा। तो अब हम लोग जिस तरीके से सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं उसमें हम कम से कम टाइम लेकर मैक्सिमम कंटेंट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी भी आप मेरे इस नोट्स को मेरे खुद के ही डिटेल्ड कोर्स से कंपेयर मत करना कि सर आप डिटेल्ड कोर्स में तो इतना सब कुछ पढ़ाया और हमको यहाँ पर इतने जल्दी बताया, क्योंकि आपके पास में सिर्फ 40 ही दिन बचे हैं। अदरवाइज तो सिर्फ 40 दिन में तो हम सिर्फ थ्योरी ऑफ मशीन ही पढ़ते हैं। आपको हम लोग इतने सब्जेक्ट करवा देंगे जिससे कि आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाएंगे गेट के अंदर। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो कंपैरिजन, टाइटल नॉट विजिबल, कहां पर अदिति? ये तो विजिबल होगा ना, सिंगल स्लाइडर। बाकी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा विजिबल है या नहीं है। अरे कुछ लोगों को विजिबल है, कुछ लोगों को नहीं है। अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। हम्म। सो मेरे कहने का पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि आप इसको डिटेल्ड कोर्स से कंपेयर ना करें। आपके पास में जितना समय है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, लेकिन हाँ जितना टाइम है उसमें मैक्सिमम कंटेंट को डिलीवर कर देंगे, चिंता मत करो आप उसके लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिंगल स्लाइडर। सर सिंगल स्लाइडर क्या होता है? देखिए बेटा, सिंगल स्लाइडर का मतलब है ये जो आपके पास में, जस्ट सेकंड सिस्टमेटिकली बनाते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये आपके पास में लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, सो 1 और 2 अगर आप देखिए इस तरह के सिंगल स्लाइडर में 1 और 2 के बीच में किस तरह का पेयर है? सर रेवोल्यूट पेयर है। 2 और 3 के बीच में किस तरह का पेयर है? सर 2 और 3 के बीच में भी रेवोल्यूट पेयर है। 3 एंड 4 के बीच में किस तरह का पेयर है? 3 एंड 4 के बीच में भी रेवोल्यूट पेयर है। 1 एंड 4 के बीच में किस तरह का पेयर है? This is a prismatic pair. So single slider also known as 3 revolute plus 1 prismatic pair chain. So 3R plus 1P chain भी इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर 3 रेवोल्यूट पेयर है और एक प्रिज्मेटिक पेयर होता है। अब हम बात करने वाले हैं बेटा इसके इन्वर्जन्स के ऊपर। अगर आप देखिए यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ इन्वर्जन, जिसके बारे में मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं, अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में। जब भी आप बात कर रहे हैं इन्वर्जन्स, तो इसका मतलब होता है किसी भी चेन के अंदर एट अ टाइम अगर एक लिंक को फिक्स कर दिया जाए, एट अ टाइम अगर एक लिंक को फिक्स कर दिया जाए तो उस जो मैकेनिज्म जो ऑब्टेन होगी उस मैकेनिज्म को आप बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ दैट काइनेमेटिक चेन। इसका मतलब अगर किसी भी काइनेमेटिक चेन में n लिंक है तो उसके मैक्सिमम n इन्वर्जन्स हो सकते हैं। 1 बाय 1 अगर एक एक लिंक को आप फिक्स करते हो तो ऐसी कंडीशन में तो आप यहां पर चाहें तो इस इन्वर्जन को बाहर निकालो और इधर नोट बना के लिख दो, इफ काइनेमेटिक चेन has n links, then maximum possible
इन्वर्जंस इक्वल्स टू n। ये बेटा मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन है, इससे कम भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन लिखा है, इससे कम भी हो सकते हैं। चलिए, तो आपने बोला सर ये सिंगल स्लाइडर, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके इन्वर्जन्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। केस नंबर 1 आपने बोला इफ लिंक नंबर 1 इज फिक्स्ड, इफ लिंक नंबर 1 इज फिक्स्ड, अगर लिंक नंबर 1 को हम लोग फिक्स करें तो ये कैसा दिखाई देगा? लिंक नंबर 1 को अगर हम लोग फिक्स करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर ऐसा दिखाई देगा तो क्या होगा बेटा, इसको जब आप रोटेट करवाओगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो आपका स्लाइडर जो है वो कुछ ऐसे रेसिप्रोकेट करेगा। तो आपने क्या बोला, क्रैंक रोटेट करेगा तो स्लाइडर रेसिप्रोकेट करेगा। इस तरह की जो मैकेनिज्म है वो आपको कहां देखने को मिलती है? एप्लीकेशंस। नंबर 1 रेसिप्रोकेटिंग इंजन, नंबर 2 रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। देखिए ये एप्लीकेशन जब हम बात करें ईएससी प्री एग्जाम के लिए वहां पर डायरेक्टली पूछी जाती है, और गेट एग्जाम में भी 1 मार्क के अंदर डायरेक्टली पूछी जाती है कि अगर सिंगल स्लाइडर में एक नंबर लिंक को फिक्स कर दिया जाएगा तो 4 ऑप्शन में से कौन सी वो एप्लीकेशन है जहां पर उसे यूज किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर रेसिप्रोकेटिंग इंजन है तो तुरंत मार्क कर दो, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है तो तुरंत मार्क कर दो। पॉइंट क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो, मैंने मोशन भी समझा दिया कैसा होता है और ये भी बता दिया है कि कहां यूज होता है। जल्दी से बोल दो एक बार, यस और नो। केस नंबर 2, केस नंबर 2 इफ लिंक नंबर 2 इज फिक्स्ड। देखिए जब लिंक नंबर 2 को फिक्स करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और इसको आपने फिक्स कर दिया 1 2 3 और 4। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं बेटा आपको एप्लीकेशन के बारे में, इनकी जो एप्लीकेशंस होती है उसमें 1 नंबर एप्लीकेशन आती है विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, और दूसरी एप्लीकेशन होती है आपके पास में रोटरी इंजन, जिसको आप जीनोम इंजन भी बोलते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज होता है। ये विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है ये आपके शेपर में यूज होती है। जब आप प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर आपके प्रोडक्शन वाले सर ने बहुत बार बोला होगा कि जो शेपर है वो एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म से जुड़ा होता है। अब वो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कैसे काम करती है वो आप थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ेंगे। तो विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसलिए इसके ऊपर डिटेल में भी चर्चा होगी। रोटरी इंजन का आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना होता है, रोटरी इंजन, इसको आप लोग जीनोम इंजन भी बोलते हैं। ये जनरली एयरक्राफ्ट में यूज होता है। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में कभी इस तरह का कोई नाम ऑप्शन में देखने को मिले तो आप तुरंत उस पर मार्क कर दे, लिंक नंबर 2 को फिक्स करने पर वो आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी। लेकिन ये जो विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है इसके ऊपर और भी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं और भी बहुत अच्छी चीजें इसके ऊपर डिस्कस की जाती है, इसलिए अब हमें इससे अगली स्लाइड पर डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। सर आप सिर्फ इसी को डिटेल में डिस्कस क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा आपके सिलेबस में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, इस वजह से हमें उसे डिटेल में डिस्कस करना पड़ रहा है, अदरवाइज इसे डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत थी नहीं। तो आप फिर से हेडिंग लिखेंगे विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। अगर टाइटल नहीं दिख रहा हो तो चिंता मत करो, जब स्क्रीनशॉट दूंगा मैं तब अरेंज करके आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। मैं थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए वहां पर लिख रहा हूं। अगर टाइटल आपको नहीं दिख रहा हो
तो कोई दिक्कत नहीं, जब स्क्रीनशॉट होगा उस टाइम पर मैं आपको अरेंज करके इसे दे दूंगा। देखिए कैसा होता है आपका विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, आप बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। ये देखिए, ये आपके पास में लिंक नंबर 2 है, इसके साथ में ये आपका लिंक नंबर 3 कनेक्टेड है, मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको मोशन समझ में आए इसलिए सही बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अंदर ये एक स्लाइडर है, इसके साथ कनेक्ट है आपका 5 नंबर लिंक, और ये है आपका टूल जिसको आप शेपर बोल सकते हो। तो अगर आप देखेंगे ये पॉइंट O है, ये पॉइंट आप इसको O बोल दीजिए, इसको Q बोल दीजिए, इस पॉइंट को हमने बोला B डैश, इस पॉइंट को हमने बोला A डैश, इस पॉइंट को हमने बोल दिया C डैश। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सर इसमें हो क्या रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये आपका लिंक नंबर 2 है, ये आपका लिंक नंबर 1 है, ये आपका लिंक नंबर 3 है, और इस स्लाइडर को लिंक नंबर 4, ये 5 और 6 टूल को कनेक्ट करने के लिए आपने यूज किया। 6 नंबर आपका टूल है, इसको कनेक्ट करने के लिए 5 नंबर आपने लगाया। तो बेसिकली अगर आप इसके मोशन को देखना चाहते हैं, अगर आप इसके मोशन को देखना चाहते हैं तो आप एक चीज तो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो बी है आपके पास में, ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करने वाला है। जो बी है बेटा वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करने वाला है। क्यों फॉलो करने वाला है सर? क्योंकि सर यहां पर पिन है तो ये डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं कर सकता, इस वजह से ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। ये जो ए डैश है ये भी एक इसी तरीके के सर्कुलर पाथ को फॉलो करने वाला है। ये मैकेनिज्म अभी थोड़ी देर में खराब होने वाली है, इसलिए आप साथ के साथ समझे इसको। मैं बताऊंगा कि कैसे इसके अंदर मोशन हो रहा है और बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। एक्चुअल में जब ये मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, एक्चुअल में जब ये मैकेनिज्म स्टार्ट होती है तो ये 3 नंबर लिंक होता है इस जगह पर, और ये है इसका स्लाइडर, और ये 1 नंबर लिंक होता है यहां पर। ये 1 नंबर लिंक जो होता है ये होता है इस जगह पर, और इसके ऊपर होता है 5 नंबर आपका, और 5 नंबर से जुड़ा हुआ आपका 6 नंबर। इसको बोल दिया आपने C, इसको बोल दिया आपने A, और इसको बोल दिया आपने B। तो आपने जो इनपुट दिया है वो दिया है बेसिकली 3 नंबर को। तो क्या होगा बेटा, ये 3 नंबर ऊपर जाएगा, मतलब ये B पॉइंट जब ऊपर जाएगा तो ऑफकोर्स A पॉइंट नीचे आएगा, जब B पॉइंट ऊपर जाएगा ऑफकोर्स A पॉइंट नीचे आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका टूल है वो आगे की साइड मूव करेगा। एक बार बताएंगे ये बात समझ में आई या नहीं है? एक बार बताएंगे ये बात समझ में आई या नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो कॉम्प्लेक्स हो वो हम छोड़ दे, वही तो समझना है यहाँ पर। तो हमने क्या देखा कि जब आपका बी पॉइंट ऊपर जाएगा तो ए पॉइंट नीचे आ रहा है, उस टाइम पर सी पॉइंट आगे जा रहा है। सो क्या होने वाला बेटा, यहां से आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर बी ऊपर जाएगा, 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 कुछ इस तरीके से। ए इस साइड, ए कुछ इस तरह से मूव करता रहेगा, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो सी पॉइंट जो है वो इस तरीके से आगे जाता रहेगा। अब अगर आप थोड़ा सा और आगे इसको ऑब्जर्व करें तो ये बी डैश पे पहुंच गया, और वहां से और आगे बढ़ रहे हो आप, और आगे बढ़ रहे हो, और आगे बढ़ रहे हो, और आगे बढ़ रहे हो। सेम कहानी, ये भी आगे बढ़ेगा ऐसे कैसे, ये आगे बढ़ेगा तो ऑफकोर्स ये भी आगे बढ़ेगा। ये देखिए ये और आगे बढ़ रहा है बिल्कुल इसी तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में ये भी आगे बढ़ रहा है इस तरीके से, और ये भी आगे बढ़ रहा है इस तरीके से। तो एक इंस्टेंट आएगा बेटा, एक इंस्टेंट आएगा जब 3 नंबर आपका इस जगह पर आ जाएगा,
और 3 नंबर जब आपका इस जगह पे आ गया तो ये स्लाइडर इस जगह पर है, और इसके अंदर 1 नंबर को अगर आप देखेंगे, इसके अंदर 1 नंबर को अगर आप देखेंगे तो ये आपका 1 नंबर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, और इसके साथ जुड़ा होगा बेटा 5 नंबर, और ये आ गया आपके पास में C डबल डैश, यहां पर B डबल डैश, और यहां पर A डबल डैश। क्लियर है? अब फिर से थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं, A और B। तो जब B ऊपर जा रहा है, A नीचे आ रहा है, B ऊपर जा रहा है, इस तरीके से मूव करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है, और आप पहुंच गए इस जगह पर। इस ड्यूरेशन में C आगे पहुंच गया, इस ड्यूरेशन में बेटा C आगे पहुंच गया। तो हुआ क्या, ये लिंक नंबर 3 यहां से यहां तक रोटेट किया। अब इसके आगे की जर्नी देखिए, इसके आगे क्या हो रहा है, B डबल डैश इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। उस टाइम पर A डबल डैश इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, और इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा होगा। जब ये A डबल डैश अंदर आएगा तो 5 नंबर लिंक की मदद से ये C डबल डैश को वापस खींच लेगा और इनिशियल पोजीशन पर ले आएगा। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, तो जब 3 नंबर यहां से यहां पर आया, ये आपका रिटर्न स्ट्रोक है, देखो वापस ले आया आप टूल को। लेकिन वही जब आप 3 नंबर को यहां से यहां पर लेके गए, ये आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक है। सो ऑफ कोर्स इसके अंदर 2 स्ट्रोक है, एक है आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक, दूसरा है आपका रिटर्न स्ट्रोक। तो आप इस मैकेनिज्म को कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं, जिससे कि आपके रिटर्न स्ट्रोक में तो टाइम लगे कम और फॉरवर्ड स्ट्रोक में टाइम लगे ज्यादा। क्यों? फॉरवर्ड स्ट्रोक आपका वर्किंग स्ट्रोक है, तो आप चाहेंगे कि उसके अंदर आप अच्छे से काम करें। सो वर्किंग स्ट्रोक को आप प्रॉपर टाइम देते हैं, रिटर्न स्ट्रोक में कोई काम नहीं हो रहा तो आप चाहेंगे कि वो जल्दी से वापस आ जाए। सिर्फ इसी कारण से इसको बोला जाता है क्विक रिटर्न, जल्दी वापस आने वाली मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न, जल्दी वापस आने वाली मैकेनिज्म। कुछ और पॉइंट्स है बेटा जिनको आप बड़ी आसानी से यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं या ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने देखा लिंक नंबर 3 कैसे पूरा रोटेट कर गया, आपने देखा लिंक नंबर 1 कैसे पूरा रोटेट कर गया। तो आप बोलेंगे in this mechanism link number 1 and link number 3 will make complete rotation. नंबर टू जो इनपुट दिया जा रहा है बेटा वो 3 नंबर लिंक को दिया गया है, ओमेगा 3, वो कांस्टेंट होगा। इनपुट provides on link number 3 which is assumed to be constant, जिसको आप कांस्टेंट मानने वाले हो, नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर आप यहां पर एक और चीज को ऑब्जर्व करें तो आप यहां पर अब टाइम कैलकुलेट करेंगे, टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक। तो बेटा टाइम फॉरवर्ड स्ट्रोक का टाइम कैसे पता चलेगा? जब आपका शेपर इधर गया, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा उसे, हमने बोला उतना ही टाइम लगा जितना लिंक नंबर 3 को यहां से यहां आने में लगा। तो हमने बोला लिंक नंबर 3 को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, तो आपने कहा सर ये तो पता नहीं है, लिंक नंबर 3 का पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता करो। हमने कहा लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है, माना कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये जो एंगल है यहां से लेकर यहां तक का, ये एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस 2 थीटा। तो लिंक नंबर 3 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया 360 माइनस 2 थीटा। लिंक नंबर 3 की स्पीड हमें पता है ओमेगा 3। तो आपने बोला ठीक है सर ये टाइम मिल गया। तो हमने कहा अगर मैं बात करूं टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक, तो लिंक नंबर 3 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2 थीटा, उसकी स्पीड तो अभी भी ओमेगा 3 ही रहेगी। तो ये जो टाइम रेशियो होता है इसको बोला जाता है क्विक रिटर्न रेशियो, क्विक रिटर्न रेशियो, QRR। बेसिकली इस क्विक रिटर्न रेशियो को हम बोलते हैं टाइम रेशियो।
अब आप इसे फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न भी कर सकते हैं और रिटर्न अपॉन फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप टोटली इंडिपेंडेंट है, आपका जो मन करे आप लिखो। सो अगर मैं यहां पर लिखता हूं टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक डिवाइड बाय टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक डिवाइड बाय टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक अगर आप कर रहे हैं तो ओमेगा 3 से ओमेगा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 360 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा, और ये बन गया आपके पास में 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अब फॉरवर्ड स्ट्रोक का टाइम ज्यादा है, रिटर्न स्ट्रोक का टाइम कम है। फॉरवर्ड स्ट्रोक का टाइम ज्यादा है और रिटर्न स्ट्रोक का टाइम कम है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। अरे भाई फॉरवर्ड स्ट्रोक का टाइम ज्यादा होता है इसलिए आपका जो आंसर आएगा यहां से ग्रेटर देन 1 आएगा। अब मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है वो बोलता नहीं सर मैं तो ऐसे डिफाइन करूंगा क्यू आर आर इज टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक डिवाइडेड बाय टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक, तो ऐसे में उनका आंसर जो है वो थोड़ा सा उल्टा आ जाएगा, थीटा डिवाइड बाय 180 माइनस थीटा विच इज लेस देन 1। सो ऑलवेज रिमेंबर गलत ये भी नहीं है। जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के लिए क्विक रिटर्न रेशियो फाइंड करो, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में लिखा होगा क्विक रिटर्न रेशियो टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक बाय टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक, या फिर टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक बाय टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक, ऐसा कुछ लिखा होगा। अगर ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसमें ऐसा लिखा होगा क्विक रिटर्न रेशियो ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करो, तो मतलब आपको ये सॉल्व करना है। ऐसा लिखा होगा क्विक रिटर्न रेशियो लेस देन 1 के लिए सॉल्व करो, मतलब आपको ये सॉल्व करना है। इतना भी नहीं हो तो फिर आप ऑप्शन को देखिए, सारे ही ऑप्शन अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये सॉल्व करना है, सारे ही ऑप्शन अगर लेस देन 1 है तो ये सॉल्व करना है। अगर इतना भी नहीं हो तो फिर आप ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करो और चेक करो ऑप्शन मैच कर गया है क्या। अगर ऑप्शन मैच नहीं करता तो फिर लेस देन 1 के लिए चेक करो, उसका ऑप्शन आपको मैच कर जाएगा। पर 99% केसेस में वो डिफाइन करता है कि उसके लिए क्विक रिटर्न रेशियो क्या है, फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न है या फिर रिटर्न अपॉन फॉरवर्ड है। क्योंकि क्विक रिटर्न रेशियो की डेफिनेशन सिर्फ इतना बोली जाती है कि टाइम रेशियो जो होता है, टाइम रेशियो जो होता है उसी को आप क्विक रिटर्न रेशियो बोलते हो। अब वो फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न भी हो सकता है, रिटर्न अपॉन फॉरवर्ड भी हो सकता है। अब देखो यहां पर अगर मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि भाई मेरे हिसाब से मैं इस फॉर्मूले को अगर मैं इसको फॉलो कर रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग अगर मेरे पास में क्यू आर आर 2 आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो फॉरवर्ड स्ट्रोक में टाइम लग रहा है वो रिटर्न स्ट्रोक के कंपैरिजन में डबल लग रहा है। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, हम यही चाहते हैं। लेकिन अगर ये 1.5 हो गया तो हम बोलेंगे यार इसका मतलब ये हो गया कि रिटर्न स्ट्रोक अब ज्यादा टाइम लेने लग गया। अगर ये 1 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, आप ये बोलोगे सर इसका मतलब तो ये हो गया कि रिटर्न स्ट्रोक और फॉरवर्ड स्ट्रोक का टाइम बराबर हो गया। अगर बराबर हो गया तो आपके क्विक रिटर्न रेशियो तो सिस्टमेटिकली, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म सिस्टमेटिकली काम नहीं कर रही है। क्योंकि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को पिक्चर में लाने का आपका पर्पस ही यही था कि रिटर्न में जब कोई काम नहीं हो रहा तो वहां पर आप उतना ही टाइम क्यों दो, वहां पर आप कम टाइम दो। तो ऑलवेज ऑलवेज आप ध्यान रखना कि अगर आपने क्विक रिटर्न रेशियो को डिफाइन किया फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न, तो मेक श्योर कि जो वैल्यू आए वो ग्रेटर देन 1 आए। अगर ग्रेटर देन 1 आ नहीं रही है तो इसका मतलब आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है वो खराब है, बेकार है। बताएंगे बेटा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जिस भी पॉइंट में दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हो, जिस भी पॉइंट में दिक्कत है आपको आप लोग पूछ सकते हो। एक छोटा सा प्रॉब्लम, एक छोटा सा डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम की हम लोग बात करें तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखो कैसे, वो बोलेगा कि आपके पास एक मैकेनिज्म है जिसका नाम विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। उसने बोल दिया पहली चीज तो ये विथवर्थ है, और वो सिर्फ इतना बना के देगा आपको, सिर्फ इतना बना के देगा। अगर उसका मूड अच्छा हुआ तो ये भी बना के दे सकता है, अगर उसका मूड अच्छा हुआ तो। हमें हालांकि इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो बोलेगा ये आपके पास में 20 है, ये आपके पास में 40 है, ये आपके पास में पता नहीं डायमेंशंस दे रखी होगी, और पूछेगा फाइंड क्विक रिटर्न रेशियो ग्रेटर देन 1 के लिए। तो हमने बोला ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला तो हम जानते हैं, 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। आपने कहा सर कहीं से थीटा मिल जाए तो बात बन जाएगी, तो इधर ही लिखते हैं ताकि फॉर्मुलेशन आपको पता रहे। देखो थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। तो हमने कहा सर इस ट्राइंगल को बाहर ले लाओ, बाहर ले जाओ ना यहाँ से, ये देखो बाहर आ गए हम लोग, ये वाला एंगल है आपका थीटा। तो आपने बोला ये कौन है, हमने कहा ये लिंक नंबर 2 है, इसकी लेंथ।
आपने कहा ये कौन है, हमने कहा ये लिंक नंबर 3 है, इसकी लेंथ। तो आपने बोला क्यों ना यहां से ऐसा लिख दिया जाए cos थीटा इक्वल्स टू L2/L3। तो जब भी आपके पास में क्विक रिटर्न रेशियो फाइंड करने के लिए बोला जाए, आप बाकी सारे डायमेंशन को छोड़ दो, सिर्फ यहां से आप पता करोगे cos थीटा बराबर L2/L3। तो L2 है बेटा 20 और ये है 40, तो ये बन जाएगा 1/2। तो आप लिखेंगे सर cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। इट मींस थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/2 मतलब 60 डिग्री। ये जो वैल्यू आप इसमें पुट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये 180 डिग्री है, तो ये भी किसके अंदर होना चाहिए, डिग्री के अंदर। तो आप पुट करेंगे यहाँ पर 180 माइनस 60/60, तो ये आ गया आपके पास में क्विक रिटर्न रेशियो 2। तो बड़ी आसानी से क्विक रिटर्न रेशियो यहाँ पर फाइंड किया जा सकता है। बस ध्यान रखना उसके ट्रैप के अंदर, उसके जाल में, उसकी बेवकूफी में, उसकी स्मार्टनेस में कहीं पर भी आपको उलझना नहीं है। आपको सर ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला है कि जब भी विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आती है, आप सिर्फ और सिर्फ cos थीटा इक्वल्स टू L2/L3 करेंगे और वहां से थीटा पता करेंगे। थीटा पता करने के बाद में आप सिंपली क्विक रिटर्न रेशियो के फॉर्मूले में पुट करेंगे। अगर उसने बोला है कि उसका क्विक रिटर्न रेशियो cos थीटा, क्विक रिटर्न रेशियो 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा मतलब फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न है, तो आप यूज करेंगे 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अगर उसने बोला है कि रिटर्न अपॉन फॉरवर्ड फाइंड करो, तो आप यूज करेंगे थीटा डिवाइडेड बाय 180 माइनस थीटा। आई होप पॉइंट आपको क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। ओके 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 ओके। देखिए बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि स्ट्रोक लेंथ बताओ। सो अगर आप स्ट्रोक लेंथ को ध्यान से देखें, तो आपका जो शेपर है वो यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां तक गया था। तो हमने कहा शेपर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, वही आपके लिए स्ट्रोक लेंथ हो जाएगा। तो हमने बोला सर एक्चुअल में जो ए पॉइंट यहां पर था, वो यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, तो कुल मिला के ए ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, उतनी ही डिस्टेंस इस टूल ने ट्रेवल किया। हमने बोला ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से लेकर ए डबल डैश तक। तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो स्ट्रोक लेंथ इक्वल्स टू ए से ए डबल डैश। हमने कहा ए से ए डबल डैश की डिस्टेंस को ए क्यू और क्यू ए डबल डैश भी बोल सकते हैं। ए क्यू प्लस क्यू ए डबल डैश। हमने कहा ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर है। किसके बराबर है, ये लेंथ भी बराबर, ये लेंथ भी बराबर और ये लेंथ भी बराबर। ये किसके बराबर है, क्यू ए डैश के। तो ये बन गया 2 QA डैश। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमेशा ध्यान रखना, ये जो लिंक नंबर 1 है, इसको आपने नीचे की साइड कितना एक्सटेंड किया है, नीचे की साइड कितना एक्सटेंड किया है, उसको अगर आप डबल कर दोगे तो आपको स्ट्रोक लेंथ मिल जाएगा। उसको अगर आप डबल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से स्ट्रोक लेंथ मिल जाएगा। यहां पर इस विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्या, इसका जो स्ट्रोक लेंथ है वो डिपेंड कर रहा है क्यू ए डैश पर। अगर मैं बात करूं क्विक रिटर्न रेशियो, बेटा क्विक रिटर्न रेशियो वो किस किस लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जरा बताएंगे आप लोग, जरा आप लोग बताएंगे। इसका जो स्ट्रोक लेंथ है वो क्यू ए डैश पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका जो क्विक रिटर्न रेशियो है ये 180 माइनस थीटा बाय थीटा, ये किस किस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखो और बताओ। अरे बताओ, नहीं पता तो नहीं पता तो लिखो ओ बी डैश, ओ बी डैश, ओ बी डैश। देखते हैं ओ बी डैश, सॉरी बी डैश, हाँ ऑफ कोर्स हर्षदा बिल्कुल सही है, एक तो सही है। और डायग्राम विजिबल नहीं है क्या, ये इतना अच्छा डायग्राम तो मैंने आपको कहा था खराब होगा, डायग्राम तो खराब होना ही था। अच्छा चलो L2, हाँ ऑफ कोर्स L2 बोल दो डायरेक्टली, नोटेशन नहीं तो L2 बोल दो डायरेक्टली, ओ क्यू ऑफ कोर्स। तो क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं 2 and 3, आकाश ने देखो कितना सिंपल वर्ड में बोल दिया सर 2 और 3 पर डिपेंड करेगा, बात ही खत्म, है ना। तो कहने का मतलब यह है
कि आपका जो स्ट्रोक लेंथ है वो डिपेंड कर रहा है क्यू ए डैश के ऊपर, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लिंक नंबर 1। लेकिन आपका जो यहां पर क्विक रिटर्न रेशियो है वो डिपेंड कर रहा है लिंक नंबर 2 और 3 के ऊपर। मतलब अगर आपको स्ट्रोक लेंथ कम या ज्यादा करना हो तो इसका इफेक्ट आपके क्विक रिटर्न रेशियो पर नहीं पड़ता। इस क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में एक और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आएगी, इसलिए इसकी तारीफ कर रहा हूं मैं आपको। तो इसके अंदर जो आपको अच्छा पॉइंट मिला वो ये है कि आप बिना क्विक रिटर्न रेशियो को वेरी करवाए स्ट्रोक लेंथ को चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको कम स्ट्रोक लेंथ के लिए विथवर्थ काम में लेना है, तो आप स्ट्रोक लेंथ कम कर दोगे, लेकिन फिर भी क्विक रिटर्न रेशियो को आपको कम या ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मान लीजिए मैं बोल देता हूं बहुत कम स्ट्रोक लेंथ के लिए मुझे विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म डिजाइन करनी है, तो स्ट्रोक लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर स्ट्रोक लेंथ अनअफेक्टेड है, इस पॉइंट से अनअफेक्टेड है, स्ट्रोक लेंथ पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो आप यहां पर बोल सकते हो नहीं बच्चे, इधर लिख देते हैं कहीं पर, यहां लिख देता हूं। We can use this quick return mechanism, QRM मतलब quick return mechanism, for smaller stroke length without changing quick return ratio, without changing quick return ratio। एक आखिरी पॉइंट और बताता हूं बेटा, एक आखिरी पॉइंट और बताता हूं। देखिए ये मैकेनिज्म जैसे हमने बनाई, जरूरी नहीं कि एग्जामिनर ऐसी बनाकर आपको दे, तो वो आपको थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए इस क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को ऐसी भी बना के दे सकता है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसने इसको उल्टा बना दिया। अब आपको लगेगा कि सर ये तो पढ़ा है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये 20 है, ये आपके पास 40 है, और ये डायमेंशंस भी दे रखी होगी। आपको मतलब ही नहीं है, आप बोलोगे सर ये फिक्स है, इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये लिंक नंबर 3 है, इसकी लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। बाकी डायमेंशन से हमें कोई मतलब ही नहीं है। बाकी डायमेंशन से अगर कोई मतलब नहीं है तो आप सिंपली बोलेंगे cos थीटा इक्वल्स टू L2 बाय L3। L2 कितना है बेटा 20, L3 कितना है 40, ये कितना आ गया 1/2। cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो आप बोलेंगे थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो क्विक रिटर्न रेशियो इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, 180 माइनस 60 डिवाइड बाय 60, तो ये आ गया आपके पास में 2। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोले बेटा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि देखिए एग्जाम के अंदर हमने ऑब्जर्व किया है कि ये जो डेटा है ना, ये जो मैं यूज कर रहा हूं, क्विक रिटर्न रेशियो और एंगल, ये फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। मतलब हमने देखा है कि एग्जाम में अगर क्विक रिटर्न रेशियो के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 8 क्वेश्चन के अंदर क्विक रिटर्न रेशियो 2 ही यूज कर रहा है। वो कैसे यूज कर रहा है ये भी मैं बता देता हूं। उसने बोला कि जो लिंक नंबर 2 है उसकी लेंथ है 20, सो लिंक नंबर 3 की लेंथ है 40। तो अब आपके दिमाग में डेटा एकदम फिट हो जाना चाहिए। अगर 2 नंबर की लेंथ 20 और 3 नंबर की लेंथ उससे डबल, 2 नंबर की लेंथ 20 और 3 नंबर की लेंथ उससे डबल होगी, तो थीटा 60 डिग्री आएगा, और ऐसे में क्विक रिटर्न रेशियो 2 आएगा। ये दिमाग में बैठा लो एकदम बार बार। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है कि एग्जाम में बार बार यही चीजें वो पूछ रहा है। तो अब उसने दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा। उसने बोला क्विक रिटर्न रेशियो आपके पास में है 2, क्विक रिटर्न रेशियो आपके पास में है 2, लिंक नंबर 2 की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो बताओ लिंक नंबर 3 की लेंथ कितनी होगी? तो सॉल्व नहीं करना है, लॉजिक यूज करना है। ऑफ कोर्स भागेश बिल्कुल सही, क्विक रिटर्न रेशियो 2 है तो 3 नंबर 2 नंबर का डबल होगा। अब वो उसने एक और क्वेश्चन पूछा,
उसने बोला क्विक रिटर्न रेशियो 2 है आपके पास, 3 नंबर की लेंथ है 100, तो 2 नंबर की लेंथ बताओ 50। परफेक्ट, सॉल्व भी कर सकते, लेकिन सॉल्व क्यों करना, ये तो स्टैंडर्ड डेटा है ना। सॉल्व करने के लिए यहाँ क्विक रिटर्न रेशियो 2 लिखो, फिर थीटा पता करो, थीटा 60 आएगा, फिर कॉस थीटा बराबर ये पुट करो L2/L3, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी, फिर यहाँ पुट करके सॉल्व करने से अच्छा है ये स्टैंडर्ड डेटा को आप दिमाग में रखें बिल्कुल। अब तीसरा पॉइंट जो बोल रहा हूं इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। उसने बोला क्विक रिटर्न रेशियो 1/2 है और लिंक नंबर 2 की लेंथ 20 है, तो लिंक नंबर 3 की लेंथ बताओ। अब आपको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। उसने बोला है परफेक्ट आशीष, परफेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया आपने। फिर भी सुन लीजिए, अगर उसने बोला है कि क्विक रिटर्न रेशियो हाफ है, तो पहली चीज तो आपको क्लिक करना चाहिए यार ये 1 से कम है, इसका मतलब उसने जो फॉर्मूला यूज किया होगा ना, उसने उल्टा फॉर्मूला यूज कर लिया। हम तो हमारा ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर उसके हिसाब से रिटर्न अपॉन फॉरवर्ड 1/2 है, तो फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न कितना हो जाएगा 2। रिटर्न अपॉन फॉरवर्ड अगर 1/2 है, तो फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न कितना हो जाएगा 2। तो अगर फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न 2 आ रहा है, तो आपको क्लिक कर जाएगा कि लिंक नंबर 3 लिंक नंबर 2 का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। अगर 2 आपके पास 20 है, तो 3 जो होगा वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बोलिए बेटा यस और नो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, 10 तक हो गया था आई थिंक, यहां से ले लीजिए। चलिए मेरे ख्याल से आज के लिए इनफ है। आई होप आपने ये जो भी कॉन्सेप्ट आज मैंने सिखाए हैं उनको डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। इसके अलावा मैं फिर से आपको अनाउंस कर देता हूं कि 8 बजे आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लास रहती है, प्रैक्टिस क्लास, जो हम लोग यूट्यूब पर लेते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर आप में से कोई टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है, तो वो अभी टेलीग्राम पर जाके सर्च करना लेट्स स्टार्ट गेट ESE PSE, वहां पर एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसे ज्वाइन कर देना। उसके अंदर ही मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद में उसे प्राइवेट कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं। अगर स्टिल आपको कोई भी समस्या रहती है, आप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस ग्रुप से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है, तो मैं हर क्लास में अपना नंबर आपको देता हूं। मैं फिर से अपना नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको डेफिनेटली कॉल बैक करूंगा, या फिर मैं आपको टाइम दूंगा जिस पर हम लोग डिस्कस कर सकें। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, गेट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूट्यूब क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिंक नहीं मिल पा रहा, कोई भी इश्यू हो, आप इसके ऊपर एक व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। तो इस क्लास में मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, और आज रात को 8 बजे हम लोग मिलने वाले हैं मैथमेटिक्स की क्लास में, जिसके अंदर हम लोग मैथमेटिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच।